पापा और बुआ की बातें मैं सुन रहा था। अक्सर ऐसा होता है न कि कभी कभी जब आप बिना कुछ पूछे अपने सवालों के जवाब पा जाते हैं। कहीं का सवाल कहीं का जवाब बनकर सामने चला आता है। नाते रिश्तेदारी की कटुता दोस्ती की कटुता से कहीं ज़्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि रिश्तेदार को हम बदल नहीं सकते, जबकि दोस्ती में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। न पसंद आए तो दोस्त बदल लो, छोड़ दो उसे, ऐसी क्या मजबूरी कि निभाना पड़े। मनुष्य हैं, पर समाज में हर तरह के प्राणी से हमारा वास्ता पड़ता है। पापा बुआ को समझाते हुए बोले, जहाँ रिश्ता बन जाए वहाँ अगर कटुता आ जाए तो वास्तव में बहुत तकलीफ होती है। न तो छोड़ा जाता है और न ही निभाया जाता है। बस एक के बीच का रास्ता बस जाता है। फीकी बेजुबान मुस्कान के लिए स्वागत करो और दिल का दरवाज़ा सदा के लिए बंद। अरे भाई, तुम्हारा दिल तो प्यार के लिए है न, जहाँ नफरत नहीं रह सकती, क्योंकि हम भी तो जीना है। बुआ के घर कोई उत्सव है और उनका देवर जब तक उनके हर काम में बाधा डाल रहा है। बचपन से बुआ उसके साथ थी। माँ बनकर बुआ ने अपने देवर को पाला है। जब बुआ की शादी हुई तब उनके देवर मात्र 5 साल का था। माँ बाप नहीं थे, इसलिए जब भी बुआ मायके आती उंगली पकड़ के साथ होता था। हम अक्सर सोचते कि बुआ तो नई ब्याही लगती ही नहीं, शादी होते ही वह एकदम से सयानी लगने लगी। मैं तब 8 सांझ संजा सवरा कर गायत्री, तू तो नई ब्याही लगती ही नहीं। इतना बड़ा बच्चा साथ चले तो क्या नई ब्याही बनकर चलना अच्छा लगता है। भाभी सभी राजू को मेरा बच्चा समझती है। क्या 5 साल के बच्चे की माँ दुल्हन की तरह सजती है। मात्र 20 साल की मेरी बुआ मंडप से उठते ही 5 साल के जिस बच्चे की माँ बन चुकी थी, वही बच्चा आज बात बुआ का मन दुखा रहा है। जिस पर वह परेशान है, बुआ के बेटे की शादी थी। बुआ न्योता देने गई थी, जिस पर उसने रुला दिया। आज याद आई मेरी, कल ही तो कई कार्ड छप कर आए हैं, आज मैं आ भी गई। कुछ सलाह मशवरा तक नहीं, मुझसे रिश्ता करने से पहले कार्ड तक छप गए और मुझे पता तक नहीं कि बारात का इंतज़ाम कहाँ और लड़की का काम क्या करती है। तब बुआ हैरान परेशान रह गई थी। इस तरह के व्यवहार की नहीं सोची थी। बुआ कुछ कार्ड साथ भी ले गई, देवर के मित्र और रिश्तेदारों के लिए। रहने दो, भाभी बेइज्जती करना और न्योता भी देने चली आई। मैं न आऊँगा और न मेरे ससुराल वाले। कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर पर, तुमने हमारे रिश्तेदारों की बेइज्जती की है, पहले जाकर उनसे माफ़ी मांगो। बेइज्जती की है मैंने, लेकिन कब किसकी बेइज्जती की मैंने। भाभी, तुमने अपने बेटे का रिश्ता करने से पहले हमसे नहीं पूछा, मेरे ससुराल वालों से नहीं पूछा। मेरे घर में क्या होगा उसका फैसला क्या तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे या तुम करोगे। है हम लड़की देखने गए, पसंद आई, हमने उसके साथ पर। भाभी, तुम लोग ज़रा भी दुनियादारी नहीं समझते। तुमने अपने घर का मुहूर्त किया, वहाँ भी मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाया।
वहाँ तक किसी को नहीं बुलाया, तुम भी तो वहीं थे, सिर्फ घर के लोग और हमने पूजा कर ली थी। फिर उस बात को तो आज 2 साल हो गए, आज याद आया तुम्हें? गिला शिकवा करना जब मैं तुम्हें शादी का न्योता देने आई हूँ। पुत्र समान देवर का कूद कूद कर लड़ना बुआ समझ नहीं पा रही थी। न जाने कब कब की नाराजगी और नाराजगी भी वह अपने ससुराल वालों को लेकर जता रहा था, जिनसे बुआ का कोई वास्ता न था। समधियाना तो फूलों की खुशबू की तरह होता है, जहाँ हम सिर्फ इज्जत देनी है और लेनी है। फूल की सुंदरता को दूर से महसूस करना चाहिए, तब भी उसकी सुंदरता है। हाथ लगाकर पकड़ोगे तो उसका मुरझा जाना निश्चित है, और हाथ भी कुछ नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ फूलों की खुशबू की तरह होते हैं, जिनके ज़्यादा पास जाना उचित नहीं होता। पुत्र या पुत्री के ससुराल वाले, जिनसे हमारा मात्र तीज त्योहार या किसी कार्य विशेष में मिलना ही शोभा देता है, ज़्यादा आना जाना या दखल देना अक्सर किसी न किसी समस्या या मनमुटाव को जन्म देता है। क्योंकि ये रिश्ता फूल की तरह नाजुक है, जिसे बस दूर से ही नमस्कार किया जाए तो बेहतर है। देवर बात बेताब अपने ससुराल वालों को घर पर बुलाना चाहता था, जिन पर अक्सर बुआ चिढ़ जाया करती थी। हर पल उनका बुआ के घर पर पसरे रहना फूफा जी को अखरता था। हर घर की एक मर्यादा होती है। कौन सा हिस्सा? हमारे माँ बाप जब मरे तब हम किराए के घर में रहते थे, और तुम 2 साल तक ननिहाल में पलते रहे। अपनी शादी के बाद तुम्हें अपने घर लाया, पाल पोस कर बड़ा किया। अपने लिए अपने बेटे के मोह का निवाला छीन कर अक्सर तुम्हारे मुंह में डाला। कौन सा हिस्सा दूँ मैं तुम्हें? हमारे माता पिता कौन सी दौलत छोड़कर मरे थे, जो जिसे तुम्हारे साथ बांटूं? मैंने सब कुछ अपने हाथ से कमाया है, तुम भी कमाओ। मेरी तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपने कोई एहसान नहीं किया जो पाल पोस कर बड़ा कर दिया। मैंने जो किया वह एहसान नहीं था, और अब जो तुम करने को कह रहे हो उसकी मैं ज़रूरत नहीं समझता। हमें माफ़ करो और जाओ यहाँ से, हमें चैन से जीने दो। फूफा जी ने उसे उस दिन हाथ जोड़े, उन्हीं पर अड़े रहे। मन ही मर गया उनका, क्या करते अपने भाई का। ये कल का बच्चा ऐसा बकवास कर गया, आखिर क्या कमी रखी मैंने? पाला ननिहाल से, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता। पलता वहीं अपने मामा के परिवार का नौकर बनकर। आज इज्जत से जीने लायक बन गया तो मेरे सिर पर सवार हद होती है बेशर्मी की। वह अलग घर में चला गया था, लेकिन मौके बेमौके उसने जहर उगलना नहीं छोड़ा था। बुआ के बेटे की शादी का नेग उसने उठाकर घर से बाहर फेंक दिया था। बीमार हो गई थी बुआ। क्या हो गया इस लड़की की बुद्धि को? हमारा ही दुश्मन बना बैठा है। हमने क्या नुकसान कर दिया इसका? इज्जत के सिवा और क्या चाहते हैं इससे? बुआ का सर पुनः कानों में पड़ा। भूल जाओ न उसे, पापा बोले थे। समझ लो उसका कोई भी अस्तित्व कहीं है ही नहीं। शरीर का जो हिस्सा सड़ जाए उसे काट कर अलग करना ही पड़ता है, वरना सारा शरीर गलने लगता है। तुम्हारा अपना बेटा शादी अपना बेटा खुश है, और ये कौन सा पराया था? भैया, हमने कभी इसकी खुशी पर कोई रोक नहीं लगाई। अपने बेटे का उतना खर्चा नहीं किया
जितना इस पर करते रहे उसकी पढ़ाई का कर्ज हम आज तक उतार रहे हैं। अपना बेटा तो वजीफे से पढ़ गया, जहाँ इसने कहा वहीं इसकी शादी की। अब और क्या करते, कम से कम अपने घर में चैन से जीने तो देता हमें। हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ना उसने अपना अधिकार बना लिया है। हम खुश नहीं हैं कि जहर उगलना शुरू, 4 लोगों में तमाशा बनाना जैसे शगल है उसका भी राहुल के घर बच्चा होगा। तब मत बुलाना न उसे, जब तुम जानती हो कि तुम्हारा तमाशा बनता है तब काट कर फेंको क्यों नहीं देती उसे। भैया वह अपना है, अपना समझकर सहन करती हूँ, हो उसी को तो वह फायदा उठाता है। शायद वह तुम पर वही अधिकार चाहता है जो था तब था जब तुम ब्याह कर उसके घर में गई थी। तुमने अपने संतान तक पैदा की थी, पर जब तुम्हारा देवर 10 साल का था, इतने सालों का उसका एकाधिकार छीन जाता है, उसे सहा नहीं गया, अपनी सीमा रेखा भूल गया। ऐसी मानसिकता धीरे धीरे प्रबल होती गई, उसका अपमानित करना बढ़ता गया और तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती गई। मोह ममता की मारी तुमने उसे बाल हट समझती रही। दबी आवाज़ में तुमने पहले भी कहा था, अपने बेटे और देवर में उचित तालमेल रखो, जिसका जितना हक बनता है उसने उससे ज़्यादा दो और न ही कम। अब त्याग दो उसे, अपने जीवन से निकाल दो। अभी स्तंभ रह गया मैं आज, मेरे पिता जो सदा निभाना सिखाते रहे, आज काट कर फेंक देना सिखाने लगे। वो ज़माना नहीं रहा अभी जब हम आग का दरिया पचा जाया करते थे और समुंदर पीकर भी जाहिर नहीं होने देते। आज का इंसान इतना सहनशील नहीं रहा कि बुराई पर बुराई सहता और खून की घूंट पीकर मुस्कुराता रहे। आज हर तीसरा इंसान अवसाद में जी रहा है। आखिर क्यों? पढ़ाई लिखाई तहजीब में रहना सिखाया न, इसलिए तहजीब ही निभाते हम अवसाद का शिकार हो जाते हैं। जो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा करते हैं वे अपनी भड़ास निकाल चुके हैं, न भला कि वह क्यों जाएंगे अवसाद में। संस्कारी और तहजीब वाला इंसान खुद पर ही जुल्म करे, क्या इससे अच्छा नहीं कि हम वह उस इंसान से ही किनारा कर ले। भूल जाओ उस 5 साल के बच्चे को जो कभी तुम्हारा हर पल का साथी था। अब वह बदल चुका है, समझ लो वह इस शहर में रहता ही नहीं। सोच लो अमेरिका चला गया। दिल को खुश रखने का यह ख्याल क्या है पूरा है गायत्री। कुछ कचोटने लगा। मुझे मेरे ऑफिस में मेरा एक घनिष्ठ मित्र है जो आजकल बदला सा लगने लगा है। पिछले 10 साल से हम साथ हैं, अच्छी दोस्ती थी हमें। जब से मेरा प्रमोशन हुआ है वह नाखुश सा है। जलन वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसका क्षेत्र मेरे क्षेत्र से सर्वदा अलग है। ऐसा तो नहीं कि उसे कोई मेरी गोद में चली आई हो। कटा सा रहता है और मौका मिलते ही 4 लोगों के बीच अपमानित भी करता है। पिछले 6 महीने से मैं उसका व्यवहार देख रहा हूँ। कोशिश भी की और बैठ कर पूछूं, मगर पता नहीं क्यों वह अवसर भी नहीं देता। कभी कभी लगता है वह मुझसे दुश्मनी भी निकाल रहा है। अपना व्यवहार भी मैं पल पल परख रहा हूँ कि कहीं मैं ही कोई भूल तो नहीं कर रहा। हैरान हूँ तो आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ कल खड़ा था। ऐसा लगता है वही दूरी जाकर खड़ा हो गया
और बातों बातों में मेरा उपवास उड़ाता रहा। धीरे धीरे दुखी रहने लगा हूँ। आखिर कहाँ भूल कर रहा हूँ, कहाँ में जी नहीं लगा। ऐसा लगता कोई प्यारी चीज़ हाथ से निकली जा रही हो। शायद मेरे स्नेह का निरादर कर उसे अच्छा लगता है। अपने आप के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती न गायत्री। अपने पति के प्रति, अपनी सेहत के प्रति अपने लिए जीना सीखो बच्ची। पापा अक्सर बुआ से को बच्ची कहते हैं। बुआ अपने देवर के प्रति ममता तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। आज अच्छी नौबत चली आई, इसी से बुआ को हाथ खींचना पड़ेगा, क्योंकि बुआ अब साथ में जा चुकी। डिप्रेशन का मरीज जब तक डिप्रेशन की वजह से है दूर न होगा, जिएगा कैसे। कोई भी रिश्ता तभी तक निभ सकता है जब तक दोनों निभाने के इच्छुक हो। अमृत का बड़ा कलश केवल एक बूंद जहर से विषाक्त हो जाता है। हमारा मन तो मानवीय मन है, जिस पर बूंदों का निरंतर गिरना हमें मार न दे तो क्या करें। अपना निरादर करना भी तो प्रकृति का अपमान है, न सहना भी तभी तक उचित है जब तक आप सह पाते। सहने की अति यदि आपको या हमें मारने लग जाए तो क्यों न हाथ खींच लिया जाए, क्योंकि रिश्तों के साथ साथ अपने प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है न। क्यों आप कोई प्यार के और अपनत्व का तिरस्कार करता रहे। क्यों आपके वात्सल्य और स्नेह को कोई अपनी जागीर समझकर चाहे पैर के नीचे रौंद दे और जब चाहे जरा सा पुचकार दे। अब छोटा बच्चा नहीं है कि वह तुम हाथ खींच लोगी तो मर जाएगा। 2 बच्चों का बाप है, अपने आलीशान घर में रहता है। तुम्हारे घर से कहीं बड़ा घर है उसका। क्या कभी बुलाता है वह तुम्हें? क्या तुम से कभी पूछता है कि तुम जिंदा हो या मर गई? उसे अपना महत्व दो जिसके लिए वह लायक है। चक्रे बर्तन में ज़्यादा वस्तु डाली जाए तो अच्छा लगकर बाहर निकलती है। यह इंसानी फितरत है बच्ची। पास पड़े सैकड़ों मनुष्य कदर न करता तो मिल जाए वह मिट्टी, और जो खो जाए वह सोना तो सोना बने न पगली, मिट्टी क्यों बनती है। चुप हो गए पापा। शायद बुआ पर नींद की गोली का असर हो चुका है। गहरी पीड़ा में है बुआ, क्षमता से ज़्यादा जो सह चुकी। फूफा जी और पापा बाहर चले आए। हमारा पूरा परिवार बुआ की वजह से दुखी है। निर्णय कुछ हुआ कि दिनों दिन राहुल के पास बेंगलोर चले जाए और माहौल से दूर। शायद जगह बदल कर बुआ को अच्छा लगे। हफ्ता भर बीत चुका है। अब मैं अपने नाराज चल रहे मित्र की तरफ देखता ही नहीं हूँ। ज़रूरी बात भी नहीं करता, पास से निकल जाता हूँ जैसे उसे देखा ही नहीं। पहले उसके लिए रोज़ जूस मंगवाता, अब सिर्फ अपने लिए मंगवाता हूँ। नतीजा क्यों होगा नहीं जानता, मगर मैं चैन से ही हूँ। उठा तंग नहीं करता, ऐसा लगता अपने आप पर दया कर रहा हूँ। क्या करूँ, मेरे लिए भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है न। पापा सच ही तो कह रहे हैं, किसी के लिए मिट्टी भी क्यों बना जाए। सहज उपलब्ध हो कर अपना मान घटाया जाए। आखिर हमारे आत्मसम्मान के प्रति भी हम